दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान एवं भारतीय राज्य व्यवस्था का अति महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान से जुड़े प्रमुख वाद यानी लैंडमार्क केस और उनमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और निष्कर्ष। इस वीडियो में हम संक्षेप में सभी प्रमुख वादों और उनमें प्रतिपादित निर्णय और सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय संविधान के प्रमुख वाद और उनका विस्तृत विश्लेषण। सबसे पहले आइए जानते हैं ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद 1950 के बारे में। दोस्तों ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद 1950 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पहला महत्वपूर्ण संवैधानिक मामला था जिसमें निवारक निरोध अधिनियम 1950 को चुनौती दी गई थी और न्यायालय ने बहुमत से 6-1 के फैसले में माना कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ का अर्थ केवल विधायिका द्वारा पारित कानून का पालन करना है, न कि प्राकृतिक न्याय या निष्पक्ष प्रक्रिया। तो देखिए मुख्य मुद्दा ये था कि निवारक निरोध अधिनियम यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की वैधता और अनुच्छेद 21 यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या। इसका निष्कर्ष और निर्णय ये रहा ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में कि सर्वोच्च न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ का कड़ाई से पालन किया और न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 का दायरा केवल शारीरिक स्वतंत्रता तक ही सीमित है। और इस निर्णय का महत्व इस बात में है कि इस निर्णय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे को संकुचित कर दिया था। दोस्तों कम्युनिस्ट नेता ए.के. गोपालन को 1950 के निवारक निरोध अधिनियम के तहत बिना मुकदमा चलाए नज़रबंद कर दिया गया था और गोपालन ने अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का तर्क दिया था। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 में उल्लिखित व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ केवल शारीरिक स्वतंत्रता है, न कि अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 और 19 को अलग अलग पढ़ा गया, यानी एक कानून जो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करता वो 19 का उल्लंघन कर सकता है। और निवारक निरोध अधिनियम 1950 को ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में वैध माना गया और इसका महत्व इस मामले में है कि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर राज्य की शक्ति को प्राथमिकता दी गई थी। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि इस निर्णय को बाद में 1978 में मेनका गांधी मामले में पलट दिया गया था, जहां कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के सिद्धांत को अपनाया गया था। अब आइए देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण वाद शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद। ये देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951 का है और ये भारतीय संवैधानिक इतिहास का महत्वपूर्ण मामला है जिसमें पहली बार ये तय किया गया कि क्या संसद मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकती है। तो इसका मुख्य मुद्दा ये था संसद को अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। पहले संविधान संशोधन की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी और इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति में मौलिक अधिकार भी शामिल हैं और संसद मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है। तो ये देखिए बेहद महत्वपूर्ण निर्णय था। आज़ादी के बाद सरकार ने जमींदारी प्रथा को खत्म करने और भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म लागू करने के लिए कानून बनाई और इन कानूनों को अदालतों में इस आधार पर चुनौती दी गई कि वे संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, जबकि संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार था। और इन चुनौतियों से निपटने के लिए संसद ने पहला संविधान संशोधन यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 पारित किया और इस संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए और 9वीं अनुसूची पेश की गई ताकि भूमि सुधार कानूनों की न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। और शंकरी प्रसाद ने इस प्रथम संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति में मौलिक अधिकार भी शामिल हैं और संसद मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है। तीसरे महत्वपूर्ण वाद पर आते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। ये 1967 का केस है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद भारतीय कानूनी इतिहास का महत्वपूर्ण मामला है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये ऐतिहासिक निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है। और ये निर्णय कब आया था? ये निर्णय 27 फरवरी 1967 को आया था और इसमें 11 न्यायाधीशों की पीठ थी, जिसका नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश के सुब्बा राव ने किया था और इसमें 6-5 के बहुमत से फैसला सुनाया गया था। दोस्तों देखिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मुख्य मुद्दा ये था कि क्या संसद अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन के अधिकार के तहत जो है क्या मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। इसमें पिछली मान्यता को चुनौती दी गई थी। 11 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने पुराने निर्णय को पलटते हुए कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती क्योंकि मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय हैं। दोस्तों, ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद का जो मामला है, ये जालंधर पंजाब के गोलकनाथ परिवार से संबंधित था, जिनके पास 500 एकड़ जमीन थी। पंजाब राज्य ने पंजाब सुरक्षा और भूमि अधिकार अधिनियम 1953 के तहत उन्हें केवल 30-30 एकड़ जमीन रखने की अनुमति दी और बाकी जमीन को अतिरिक्त घोषित कर दिया। परिवार ने इसे अदालत में चुनौती देते हुए कहा कि ये उनके संपत्ति के मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 का उल्लंघन है और सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार अलंघनीय हैं और संसद संविधान संशोधन के माध्यम से भी इनमें संशोधन नहीं कर सकती। इसका प्रभाव ये हुआ कि इस फैसले के प्रभाव को खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया, जिसने संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित करने की पूर्ण शक्ति दे दी थी। तो याद रखिएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और इसमें ये मुद्दा उठाया गया कि क्या संसद को अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में कटौती का अधिकार है। तो 11 न्यायाधीशों की पीठ ने 6-5 के अपने निर्णय में पुराने निर्णय को पलटते हुए कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला रहा है। तो अनुच्छेद 368 के मामले में संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। अगला देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। ये जो है ये संविधान संशोधन 24वें, 25वें और 29वें संविधान संशोधन की वैधता और संसद के संशोधन शक्ति की सीमा से संबंधित मुख्य मुद्दा इस वाद में था और 13 जजों की सबसे बड़ी पीठ ने 7 और 6 के बहुमत से फैसला सुनाया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन यानी अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे या बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 भारतीय कानूनी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मामला है और इसमें संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के सिद्धांत को स्थापित किया और ये मामला केरल सरकार द्वारा भूमि सुधार कानूनों से संबंधित था। इसमें एडनीर मठ की संपत्ति के अधिग्रहण से शुरू हुआ था। मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती ने अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन के अपने मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए इसे चुनौती दी थी। और अदालत का फैसला क्या हुआ? तो अदालत ने ये कहा कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में प्रस्तावना और मौलिक अधिकार सभी में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन ये जो अधिकार है ये असीमित नहीं है। ये अधिकार, संशोधन का अधिकार असीमित नहीं है और संसद संविधान के मूल संरचना या आधारभूत ढांचे को नहीं बदल सकती है या नष्ट नहीं कर सकती है। और इस फैसले ने ये सुनिश्चित किया कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी ये जांच कर सकती है कि कोई संवैधानिक संशोधन संविधान के मूल तत्वों के खिलाफ तो नहीं है।
तो याद रखिएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद, इसका भारतीय न्यायिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जो है स्थान है। और ये निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसने संसद की संशोधन करने की असीमित शक्ति पर इस आधार पर रोक लगाई है कि ये संशोधन जो है संसद को संशोधन का अधिकार तो है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती है। अगले मामले में आते हैं मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978। तो ये मामला भारत के संवैधानिक इतिहास में ऐतिहासिक निर्णय है जिसने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक कर दिया। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और तर्कसंगत होनी चाहिए, न कि केवल मनमानी कानूनी प्रक्रिया। तो मुख्य मुद्दा ये मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 में विदेश यात्रा के अधिकार को रोकना और अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या इसमें रही। निर्णय ये हुआ कि न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकीर्ण व्याख्या को समाप्त कर विधि की उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का समावेश किया। और इसका महत्व ये है कि अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार हुआ। इसके अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन, स्वच्छ पर्यावरण और निजता जैसे अधिकार शामिल किए गए। दोस्तों, मुख्य मामला ये था कि 1977 में मेनका गांधी का पासपोर्ट सरकार द्वारा जनहित का हवाला देकर जब्त कर लिया गया और इसके लिए कोई ठोस कारण भी नहीं बताया गया। अदालत ने माना कि जीवन का अधिकार सिर्फ जीवित रहना नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विदेश जाने का अधिकार भी शामिल है। और ये निर्णय इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्थापित किया गया कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब उचित प्रक्रिया भी है और किसी को सजा देने से पहले उसका पक्ष सुनना जरूरी है। इस फैसले ने अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 यानी समानता, स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार के बीच अंतर संबंध स्थापित किया। अब किसी भी कानून को इन तीनों अनुच्छेदों की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। इसे गोल्डन ट्रायंगल कहा गया। और इस फैसले ने जो सबसे महत्वपूर्ण मामला था ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद 1950, उसके पुराने फैसले को पलट दिया जिसमें मौलिक अधिकार एक दूसरे से स्वतंत्र न होकर एक दूसरे के पूरक बन गए। अब आइए मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 के बारे में जानते हैं। तो मुख्य मुद्दा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जिसने संसद की शक्ति को असीमित कर दिया था, उसकी वैधता पर सवाल उठाए गए और निर्णय ये हुआ कि न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन के उस हिस्से को रद्द कर दिया जो न्यायिक समीक्षा को सीमित करता था। इस वाद का महत्व ये है कि न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन को मूल ढांचे का हिस्सा बताया गया। मिनर्वा मिल्स वाद जो है 1980 भारतीय संवैधानिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है और इसने संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति और न्यायिक समीक्षा के बीच संतुलन स्थापित किया, साथ ही मूल संरचना के सिद्धांत को और भी मजबूत किया। इसमें याचिकाकर्ता मिनर्वा मिल्स लिमिटेड रही, कर्नाटक में स्थित एक कपड़ा मिल, प्रतिवादी भारत संघ रहा और मुख्य विवाद ये था कि 1974 में केंद्र सरकार ने सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग्स एक्ट के तहत इस मिल को अपने हाथ में ले लिया था। और आप जान लीजिए कि इसमें जो है अदालत ने फैसला सुनाया कि संसद के पास संविधान की मूल संरचना को नष्ट करने की शक्ति नहीं है। 42वें संविधान संशोधन के उस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया जो जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा को रोकता था और इसमें ये माना गया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। और मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्वों में कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं और इन दोनों के बीच संतुलन भारतीय संविधान की मूल संरचना है। और अनुच्छेद 368 के तहत इसमें ये माना गया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है, असीमित नहीं।
अब आइए अगले मामले पर आते हैं। एसआर बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994। ये भी महत्वपूर्ण मामला है, जिसमें मुख्य मुद्दा ये था अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की शक्ति के दुरुपयोग से संबंधित ये मुद्दा था। इसमें न्यायालय ने माना कि राज्य विधानसभाओं के बहुमत का परीक्षण केवल सदन में होना चाहिए। संघवाद और धर्मनिरपेक्षता के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया। मूल ढांचा जो 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ था, इसको मिनर्वा मिल्स में पुष्टि मिली और एसआर बोम्मई वाद में इसका और भी विस्तार हुआ और संघवाद यानी फेडरलिज्म और सेकुलरिज्म को मूल ढांचे या मूल संरचना का हिस्सा माना गया था। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 का। ये महत्वपूर्ण मामला जो है, इसमें 9वीं अनुसूची यानी 9 शेड्यूल में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा इसका मुख्य मुद्दा रहा और 9 जजों की पीठ ने माना कि 24 अप्रैल 1973 जो कि केशवानंद भारती फैसले की तिथि है, उसके बाद 9वीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है यदि वे मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। तो मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून या 9वीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है यदि वे बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करते हैं। तो ये आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद 2007 का महत्वपूर्ण निर्णय था। अगला वाद है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2015। इसका मुख्य मुद्दा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी की वैधता की इस पर सवाल उठाए गए और इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि 99वां संविधान संशोधन द्वारा बनाए गए NJAC अधिनियम को असंवैधानिक और रद्द घोषित किया गया और कॉलेजियम प्रणाली को बहाल किया गया। 10वां वाद है KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद 2017। तो इसका मुख्य मुद्दा था आधार कार्ड की अनिवार्यता और निजता का अधिकार। तो इस मामले में KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में 9 जजों की सर्वसम्मत पीठ ने माना कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। अगला है नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघवाद 2018। इसमें IPC की धारा 377 की संवैधानिक वैधता जो समलैंगिकता को अपराध मानती थी, ये इसका मुद्दा था। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघवाद, इसमें न्यायालय ने धारा 377 को उस हद तक असंवैधानिक घोषित किया जो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध ठहराती है। तो ये 377 को उस सीमा तक असंवैधानिक घोषित किया गया है जो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध ठहराती है। अब आइए रिसेंट में सबरीमाला केस जो कि इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2018 का है। इसमें मुख्य मुद्दा क्या था? 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध। तो सबरीमाला मामला केरल के अयप्पा मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की संवैधानिक वैधता से संबंधित है जो देवता के ब्रह्मचर्य की स्थिति पर आधारित है। हालांकि 2018 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी थी, लेकिन वर्तमान में 9 न्यायाधीशों की एक पीठ इस पर पुनर्विचार कर रही है जिसमें आवश्यक धार्मिक प्रथाओं, लैंगिक समानता और अन्य धर्मों पर संभावित प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। न्यायालय ने महिलाओं के प्रवेश के रोक को असंवैधानिक मानना और कहा बायोलॉजिकल यानी जैविक कारणों के आधार पर महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें 2018 में जो फैसला आया था, 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि महिलाओं पर प्रतिबंध लगाना अनुच्छेद 14 यानी समानता और अनुच्छेद 25 यानी धर्म की स्वतंत्रता के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ये जो है इसने मासिक धर्म के आधार पर बहिष्कार को अस्पृश्यता के समकक्ष माना था। वर्तमान में मई 2026 तक जो है आप जान लीजिए 9 न्यायाधीशों की एक पीठ इस बात पर जांच कर रही है
कि क्या अदालतों को लंबे समय से चली आ रही धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप करना चाहिए और कि क्या ऐसी प्रथाएं धर्म के लिए आवश्यक हैं अथवा नहीं। वैसे अभी तक जो मामला है उसमें न्यायालय ने महिलाओं के प्रवेश पर रोक को असंवैधानिक माना है और कहा है कि बायोलॉजिकल आधार पर महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। 13वां वाद है जनहित अभियान बनाम भारत संघवाद 2022 का। इसमें मुख्य मुद्दा 103वें संविधान संशोधन की वैधता, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देता है। जनहित अभियान बनाम भारत संघ। जनहित अभियान बनाम भारत संघवाद 2022। ये देखिए, इसमें 103वें संविधान संशोधन की वैधता पर बात की गई और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 3-2 के बहुमत से 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 की संवैधानिकता को बरकरार रखा और इस फैसले ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% आरक्षण को मान्य किया, जिसमें केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण को संवैधानिक माना गया। तो याद रखिएगा, जनहित अभियान बनाम भारत संघवाद 2022 में न्यायालय ने 3-2 के बहुमत से 103वें संविधान संशोधन को जो है वैध ठहराया है और 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने ये निर्णय दिया और इसका मुद्दा था कि क्या 103वां संविधान संशोधन जो आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान करता है संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। तो कोर्ट ने माना कि आरक्षण का आधार केवल आर्थिक मानदंड हो सकता है और 103वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव कर EWS आरक्षण को जायज ठहराता है और बहुमत ने कहा कि यह संशोधन बुनियादी ढांचे या 50% आरक्षण की सीमा इंदिरा साहनी मामले का उल्लंघन नहीं करता है। और ये फैसला भारत में आरक्षण नीति में एक बड़ा बदलाव है, जो अब सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के अलावा आर्थिक पिछड़ेपन को भी सकारात्मक कार्रवाई का आधार बनाता है। तो आइए 60 में देख लेते हैं। AK गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद 1950 का है। न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया, जिससे अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का दायरा सीमित हुआ है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951 का। इसमें ये माना गया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन या कटौती कर सकती है। बेरूबारी यूनियन मामला 1960 का है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, परीक्षाओं में बार बार पूछा भी गया है। बेरूवारीवाद यानी 1960 का बेरूवारी यूनियन मामला। इसमें सबसे पहले ये निर्णय दिया सर्वोच्च न्यायालय ने कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। हालांकि बाद में केशवानंद भारती मामले 1973 में न्यायालय ने इस फैसलों को पलटते हुए ये घोषित किया था कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। बेरूबारी मामले में उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के दिमाग को खोलने वाली कुंजी है, लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती मामले 1973 में न्यायालय ने माना था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और उसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते उसका मूल ढांचा न बदले। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। तो ये पिछले निर्णय को पलटते हुए माना गया कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और इसमें ये कहा गया संसद संविधान के आधारभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978। तो इसमें अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार के दायरे का व्यापक विस्तार हुआ और विधि की उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का समावेश किया गया। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980। इसमें न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन को संविधान का मूल ढांचा माना गया था।
SR बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में संघवाद यानी फेडरलिज्म और धर्मनिरपेक्षता को मूल ढांचे का हिस्सा माना गया। अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर रोक लगाई गई। इसी तरह एक और वाद है विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद 1997। तो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विशाखा दिशा निर्देश जारी हुए। और IR कोएल्लो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद 2007 का है। इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद 2017। इसमें निजता का अधिकार को अनुच्छेद 21 के अधिकार के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा आप देख सकते हैं नवल सिंह जौहर बनाम भारत संघवाद 2018। धारा 377 के उस हिस्से को असंवैधानिक घोषित किया गया जो आपसी सहमति से वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और सबसे लास्ट में सबरीमाला केस 2018 का है, जिसमें अयप्पा मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक को हटाते हुए संवैधानिक नैतिकता को सर्वोच्च माना गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान से आयोजित परीक्षाओं के लिए संविधान और राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक, संविधान से जुड़े प्रमुख वाद और न्यायालय द्वारा उसमें दिए गए निर्णय यानी लैंडमार्क केस और उसमें न्यायालय द्वारा कौन से निर्णय दिए गए हैं। ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।